हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है सबका? अच्छे हो? चलिए, तो हम क्लास 12 की फिजिक्स को कंटिन्यू करते हैं। हमारा चैप्टर चल रहा है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट, यूनिट नंबर 3, जिसमें हम अभी एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 5 करने वाले हैं, विच इज़ मैग्नेटिज्म एंड मैटर। तो ये हमारी जो प्लेलिस्ट है जिसमें हम क्विक रिवीजन कर रहे हैं सारे चैप्टर्स की, उसमें ये मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट का पार्ट 3 है। तो आज के इस लेक्चर में हम ये जो टॉपिक्स हैं, सीबीएसई बोर्ड का सिलेबस आपके सामने है, ये सारे टॉपिक्स अब फटाफट रिवाइज करने वाले हैं। हर एक टॉपिक को समझेंगे डिटेल में। नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, पीडीएफ नोट्स हैंड रिटन मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। ये सारे टॉपिक्स आपके सीबीएसई के सिलेबस में हैं, इन सबको बारी बारी करेंगे। तो ये जो पीएससीबी का सिलेबस है, इसमें ये जो मैंने टॉपिक्स हाईलाइट करे हुए हैं, ये एक्स्ट्रा वाले टॉपिक्स हैं जो सीबीएसई बोर्ड में नहीं है, जैसे कि करंट लूप एज ए मैग्नेटिक डाइपोल एंड इट्स मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। सिंपल सा छोटा सा टॉपिक है, ये भी कर लेंगे हम। और ऐसे ही गॉस लॉ और फिर एक अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके बारे में थोड़ी सी इंट्रोडक्शन टाइप बस। तो ये जो टॉपिक्स हैं ये पीएससीबी के सिलेबस में ही है, ये हम लेक्चर के लास्ट में जाके कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक है करंट लूप एज ए मैग्नेटिक डाइपोल। तो बच्चे, अगर आपके पास एक करंट कैरिंग लूप है लाइक दिस, ये मैंने ऐसे रखी है, इधर मेरा एक्स एक्सिस है, इधर वाई एक्सिस है, ये हमारा जेड एक्सिस है। तो ये वाली जो लूप है ये वाई जेड प्लेन में पड़ी हुई है, मतलब परपेंडिकुलर टू द स्क्रीन। और मान लो कि इसमें जो करंट है वो ऐसे चल रहा है, ठीक है। तो आप राइट हैंड थंब रूल यूज़ करोगे। ये वाली जो साइड है हमारी, कौन सी वाली, ध्यान से देखना, स्क्रीन पे देखिए। ये वाला जो पोर्शन है लूप का, ये जेड एक्सिस के अलॉन्ग है, मतलब ये वाला पोर्शन स्क्रीन से बाहर इमेजिन करना है। इस पोर्शन को स्क्रीन से बाहर इमेजिन करना है, और ये वाला जो पोर्शन है उसको स्क्रीन के अंदर इमेजिन करना है। और अपनी राइट हैंड को यूज़ करना है, राइट हैंड की फिंगर्स को स्क्रीन पे रख के जैसे हमारा करंट घूम रहा है, स्क्रीन से बाहर वाला पोर्शन हमारे पास जैसे हमारा करंट घूम रहा है वैसे घुमाएंगे। तो थंब आपका इस साइड पे आएगा, एक्स एक्सिस की तरफ। तो ये जो हमारी करंट कैरिंग वायर है, अगर इसमें आई करंट है, लेट अस सपोज करंट इज आई, तो इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी वो इस डायरेक्शन में बनेगी, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। और वो मैग्नेटिक फील्ड जो है उसकी डायरेक्शन एक्स एक्सिस की तरफ बनेगी। यहाँ पर अगर देखना चाहो तो इस पॉइंट पे तो इधर बनेगी। अब जो एक पैरामीटर होता है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, ये जो लूप है ना, हमने लास्ट लेक्चर में समझा था कि इस लूप को, चाहे वो स्क्वायर शेप की हो चाहे वो सर्कुलर शेप की हो, जब हम इसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो इस पर टॉर्क लगता है। और अगर हम एक बार मैग्नेट ले लें, बार मैग्नेट में भी हमारे पास इस तरह से एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है। तो इसको भी जब आप एक्सटर्नल फील्ड में रखते हो एट सम एंगल थीटा लाइक दिस, अभी हम करेंगे ये वाला टॉपिक। ये हमारी एक्सटर्नल फील्ड लगी हुई है बी वेक्टर, और मान लो मैंने ऐसे यहाँ पर एक बार मैग्नेट रख दिया नॉर्थ पोल और साउथ पोल, तो इस पर फोर्स लगेगी। नॉर्थ पोल जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के अलॉन्ग भागता है, साउथ पोल ऑपोजिट टू मैग्नेटिक फील्ड भागता है, और ये घूम जाएगा हमारा, ये पूरा बार मैग्नेट घूमेगा। तो ये जो डाइपोल है, ये बार मैग्नेट को हम डाइपोल भी बोल सकते हैं, बिकॉज इसके दो पोल्स हैं। डाई मतलब टू, पोल मतलब दो पोल्स हैं, नॉर्थ और साउथ। सेम उसी तरीके से ये हमारी करंट कैरिंग लूप वैसे ही बिहेव करती है। इसका भी एक नॉर्थ पोल होगा, एक साउथ पोल होगा। तो जो इसका नॉर्थ पोल है वो उस डायरेक्शन में होता है जिधर हमारी मैग्नेटिक फील्ड है। अब इसके साथ जुड़ी हुई एक और क्वांटिटी है विच इज कॉल्ड मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। तो सिंपली इसकी डेफिनेशन याद करनी है, हमने लास्ट लेक्चर में ऑलरेडी करी हुई है। इसको हम म्यू से डिनोट करते हैं, और ये होता है करंट इनटू एरिया वेक्टर। तो करंट इसमें आई ये है, और मान लो इसकी रेडियस आर है, तो अगर आर इसकी रेडियस, तो एरिया कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। तो ये बन जाएगा आई इंटू पाई आर स्क्वायर। और इसकी डायरेक्शन कौन सी होगी, इसकी डायरेक्शन इस पर्टिकुलर डायग्राम में आई कैप एक्स एक्सिस वाली होगी। तो ये जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होती है, इट इज़ करंट इनटू एरिया। फॉर ए करंट कैरिंग लूप इट इज़ करंट इनटू एरिया ऑफ द लूप। अगर हमारी लूप स्क्वायर शेप की होगी तो करंट इनटू एरिया, स्क्वायर का एरिया कितना होता है, साइड का स्क्वायर कर दोगे आप, तो वहाँ से निकल आएगी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। इसकी डायरेक्शन राइट हैंड थंब रूल से पता चलती है। कैसे पता चलती है, ध्यान से सुनिए। आपको अपनी फिंगर्स को करंट के अलॉन्ग घुमाना है, जैसे जैसे लूप में से करंट घूमेगा वैसे अपनी फिंगर्स को घुमाना है। कौन सी फिंगर्स, राइट हैंड की फिंगर्स को। ये मेरा राइट हैंड है, और जिधर आपका थंब पॉइंट आउट करेगा उस डायरेक्शन में मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होती है। सो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का अगर यूनिट भी पूछा जाए आपसे, तो वो करंट इनटू एरिया है, तो इसका यूनिट बन जाएगा एम्पेयर मीटर स्क्वायर। ठीक है, एम्पेयर मीटर स्क्वायर ऐसे लिख देते हैं हम। कलर चेंज करके मैं लिख देता हूँ ब्लैक कलर में। तो मैग्नेटिक मोमेंट का जो यूनिट है वो है एम्पेयर मीटर स्क्वायर। तो ये याद रखेंगे, अभी छोटे छोटे क्वेश्चंस के लिए आपके काम आएगा। अभी हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में नेक्स्ट टॉपिक मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। देखिए क्या होता है कि जब हम किसी मैग्नेटिक सब्सटेंस को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं,
फॉर एग्जांपल आयरन है, निकल है, कोबाल्ट है, इस तरह के बहुत सारे मटेरियल्स हैं। जब हम उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं दे गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द मैग्नेटिक फील्ड। कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड में रिपेल भी होते हैं, उनको डायमैग्नेटिक बोलते हैं। तो किसी भी मटेरियल के अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हो जाती है जब हम उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं। इस फिनोमिना को मैग्नेटिज्म बोला जाता है। ऐसे ही हमने इसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करके एक बार मैग्नेट बनाया। बार मैग्नेट आप अपनी डे टू डे लाइफ में देखते हो, इस तरह की शेप होती है बार मैग्नेट की, बार जैसा, है ना। इसके दो पोल्स होते हैं, एक इसका नॉर्थ पोल होता है, एक इसका साउथ पोल होता है। तो आप इस तरह के बार मैग्नेट की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो आपको दिमाग में रखनी है, ठीक है। तो ये सारे एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व फैक्ट्स हैं, इसको जस्ट एक बार हमें रीड करना है और फिर जो हमारा मेन काम होगा हम वहाँ पे पहुँचेंगे। हम इस बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करेंगे जो डेरिवेशन एग्जाम में आती है। तो पहले प्रॉपर्टीज़ ऑफ बार मैग्नेट कहते हैं, अगर हमारे पास एक फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट है, उसको हम ऐसे सस्पेंड कर दें फ्रीली, तो वो अपने आप नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अलाइन हो जाएगा, अर्थ की नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अर्थ की अपनी मैग्नेटिक फील्ड है, उसका एक नॉर्थ पोल होता है, मैग्नेटिक नॉर्थ बोलते हैं उसको, और एक मैग्नेटिक साउथ होता है। तो जैसे ये हमारी अर्थ है, यहाँ नॉर्थ है मान लो, यहाँ साउथ है। आपने यहाँ पर एक बार मैग्नेट सस्पेंड करा तो इसका साउथ जो है अपने आप इसके नॉर्थ की तरफ अट्रैक्ट होगा और इसका नॉर्थ इसके साउथ की तरफ अट्रैक्ट होगा। तो दिस इज़ द फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकेंड प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक पोल्स जो होते हैं वो हमेशा पेयर्स में एग्जिस्ट करते हैं। मतलब आप कभी भी एक बार मैग्नेट को लेके नॉर्थ साउथ इसको ब्रेक करोगे तो ऐसा नहीं होगा कि नॉर्थ अलग हो गया और आपका साउथ अलग हो गया। दिस इज़ नॉट पॉसिबल। इसको बोला जाता है कि मैग्नेटिक मोनोपोल्स। अगर अकेला नॉर्थ कहीं पे पड़ा उसको बोलेंगे मोनोपोल। मोनो मतलब सिंगल पोल। तो सिंगल पोल कभी भी मैग्नेटिज्म में एग्जिस्ट नहीं करते। ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हमारा पॉइंट है। और जो मैं आपको बता रहा था ना गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म, वो भी यहीं से आता है कि मैग्नेटिक मोनोपोल्स एग्जिस्ट नहीं करते, ठीक है। तो गॉस लॉ वैसे बता देता हूँ यहाँ पे, अगर एग्जाम में पूछा जाए, आगे लिखा नहीं हुआ मैंने, तो वो होता है कि मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है? बी डॉट डी एस। बी डॉट डी एस इज द स्मॉल मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू ए स्मॉल एरिया, टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज्ड सरफेस। इस इक्वेशन का ये मतलब है, जो अभी मैंने आपके सामने इंटीग्रेशन लिखी हुई है, इसका मतलब है टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज्ड, ये गोले का मतलब यहाँ पे है क्लोज सरफेस, ठीक है। लेट अस राइट टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है, थ्रू ए क्लोज्ड सरफेस इज ऑलवेज जीरो। बस आप इतनी सी स्टेटमेंट लिख देंगे तो ये गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म बन जाएगा। और इसी का कॉन्सिक्वेंस है कि मैग्नेटिक पोल्स एग्जिस्ट नहीं करते। ये हमारा दूसरा पॉइंट जो आपने याद रखना है। तीसरा पॉइंट आपको पता है, अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर, लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर, है ना। नॉर्थ रिपेल करते हैं, नॉर्थ और साउथ एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ए मैग्नेट कैन इंड्यूस मैग्नेटिज्म इन अदर मैग्नेटिक सब्सटेंसेस, ये भी एक बार मैग्नेट की प्रॉपर्टी है। अगर आपके पास एक बार मैग्नेट है, उसको आयरन के पास ले जाओ, तो वो जो आयरन है, मान लो लोहे की छोटी छोटी कीले हैं, वो भी थोड़ी देर के लिए मैग्नेट बन जाएंगी, ठीक है। तो ये मैग्नेटिज्म को इंड्यूस करते हैं। इट अट्रैक्ट्स मैग्नेटिक सब्सटेंसेस। रिपल्शन इज द श्योरेस्ट टेस्ट ऑफ मैग्नेटाइजेशन। अगर आपने चेक करना है कि कोई मटेरियल मैग्नेट है या आयरन है, तो कैसे चेक करेंगे? आयरन हर केस में अट्रैक्ट ही होगा, वो कभी रिपेल नहीं होगा। लेकिन अगर वो मैग्नेट है तो एक साइड से अट्रैक्ट होगा, दूसरी साइड से रिपेल होगा। तो उसका चेक करने के लिए क्या वो मैग्नेट है, आपको रिपल्शन का टेस्ट करना पड़ेगा। तो ये कुछ पॉइंट्स होते हैं जो आपको एक बार रीड करने चाहिए, फिर उसके बाद आपके दिमाग में रहेंगे तो आप इससे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ थी। अब मैग्नेटिक फील्ड जो है हमारे पास, उसको हम अलग अलग तरह से रिप्रेजेंट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ करके। तो ये कुछ रिप्रेजेंटेशंस हैं, ये फटाफट आप बस डायग्राम देख लो। अगर आपको किसी यूनिफॉर्म फील्ड को रिप्रेजेंट करना है इन द प्लेन ऑफ पेपर, तो आप ऐसे एरोज लगा दोगे। यूनिफॉर्म फील्ड है मतलब स्पेसिंग सेम रहेगी, डायरेक्शन सेम रहेगी हर जगह। एरोज ऐसे ऊपर की तरफ भी लगा दोगे तब भी यूनिफॉर्म फील्ड ही रहेगी, लेकिन स्पेसिंग सेम रखनी है एरोज के बीच में, इन मैग्नेटिक फील्ड्स के लाइंस के बीच में, और इन सब की डायरेक्शन सेम होनी चाहिए, तभी ये यूनिफॉर्म फील्ड होगी। अब यूनिफॉर्म फील्ड को अगर आप इनटू द पेपर के अंदर नीचे की तरफ शो करना चाहते हो तो आप क्रॉस लगा देते हो ऐसे। बाहर शो करना चाहते हो परपेंडिकुलर टू पेपर एंड कमिंग आउटवर्ड, तो आप ऐसे डॉट लगा देते हो। कई बार इन डॉट्स के ऊपर इस तरह से गोले भी लगा देते हैं हम। तो ये यूनिफॉर्म फील्ड को रिप्रेजेंट करते हैं सारी चीज़ें। इस तरह का कोई भी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन बन सकता है। अब नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करना है, तो नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एक तो ये हो सकता है कि मैग्नीट्यूड चेंज हो जाए हर पॉइंट पे। जैसे यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास पास हैं,
तो यहाँ पर फील्ड स्ट्रॉन्ग होगी। लेट मी राइट हेयर, इस रीजन में फील्ड मान लो B1 है और इस रीजन में फील्ड मान लो B2 है, तो यहाँ B2 इज लेस देन B1। स्ट्रॉन्ग फील्ड कहाँ होगी? जहाँ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास पास बनी होंगी, ठीक है, याद रखना। जैसे आपके पास इस तरह से एक बार मैग्नेट होता है नॉर्थ और साउथ, अभी आएगा इसका मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न भी। तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ पर इन पोल्स के पास बहुत ज़्यादा डेंस हो जाती हैं, नॉर्थ से बाहर निकलती हैं ऐसे, और यहाँ पर बहुत डेंस होती हैं, तो वहाँ यहाँ पर स्ट्रॉन्ग फील्ड होती है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग होती है। अगर आप यहाँ चले जाओगे, थोड़ा दूर चले जाओगे, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरह से दूर दूर बनती हैं, तो वहाँ पर वीक फील्ड होती है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखना है कि स्ट्रॉन्ग फील्ड कहाँ है? जहाँ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास पास हैं। वीक फील्ड कहाँ है? जहाँ वो दूर दूर है। चलिए, अब हमारे पास इसी तरह से अगर आपने नॉन यूनिफॉर्म फील्ड को रिप्रेजेंट करना है जिसमें मैग्नीट्यूड सेम है, अब देखो यहाँ 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 स्पेसिंग हर जगह सेम है, लेकिन डायरेक्शन चेंज हो रही है। फील्ड लाइन ऐसे जब गोल गोल होंगी ना, तो फील्ड की डायरेक्शन कैसे पता चलती है? किसी पॉइंट पे टेंजेंट को ड्रॉ करके, वहाँ पे हमें ऐसे फील्ड की डायरेक्शन पता चलती है। अब यहाँ पे जब आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे, इस पॉइंट पे करूँगा तो फील्ड इधर चली जाएगी इस पॉइंट पे, तो यहाँ पर हर जगह डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो इसलिए ये भी कौन सी फील्ड है? नॉन यूनिफॉर्म। ऐसे पहचान होनी चाहिए। और ये भी फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है। दिस इज नॉन यूनिफॉर्म इन बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड भी हर जगह डिफरेंट है, यहाँ मैग्नीट्यूड कुछ और है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है फील्ड, यहाँ पर वीक है फील्ड, ठीक है, और डायरेक्शन भी हर जगह चेंज हो रही है। तो इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की भी प्रॉपर्टीज़ आपको लर्न करनी है, जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज़ लर्न करते हैं। इस पे भी क्वेश्चन बन जाता है। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। हमने पहले इलेक्ट्रिक फील्ड में भी पढ़ा है। इंटरसेक्ट क्यों नहीं करती? क्योंकि फिर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे दो डायरेक्शंस होगी मैग्नेटिक फील्ड की, विच इज़ नॉट पॉसिबल। मैग्नेटिक फील्ड की एक ही डायरेक्शन होती है, ठीक है। सो ये डेफिनेशन पढ़ लेना एक तो, कि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती क्या है, यहाँ से पढ़ लेना अच्छे से, ठीक है। ये स्ट्रेट कर्व, स्ट्रेट पाथ भी हो सकते हैं, कर्व भी हो सकती है, बट मेन पॉइंट है, मान लो ये कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, वहाँ पर किसी पॉइंट पे जब आप टेंजेंट ड्रॉ करते हो ऐसे, तो वो टेंजेंट आपको उस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताता है। सबसे मेन डेफिनेशन में ये चीज़ लिखना है। फिर दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में जो डिफरेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड से, दे आर क्लोज्ड कर्व। ये क्लोज होती हैं हमेशा, ऐसे ओपन मैग्नेटिक फील्ड नहीं होती, ठीक है। जैसे ये देखो, हमने यहाँ पर साउथ पोल बनाया, यहाँ नॉर्थ पोल बनाया, तो नॉर्थ से निकली मैग्नेटिक फील्ड लाइन साउथ में गई, लेकिन अंदर भी होती हैं, मैग्नेट के अंदर भी होती हैं, तो ऐसे पूरी क्लोज लूप बनेगी, ठीक है। ऐसे ही देखो, एक नीचे बनाई मैंने, नॉर्थ से निकली साउथ में गई, लेकिन उसके अंदर भी होगी ऐसे। तो मैग्नेट के अंदर ये साउथ से नॉर्थ पोल की तरफ जाती हैं और मैग्नेट के बाहर ये नॉर्थ से साउथ की तरफ जाती हैं, ठीक है। यहाँ पर इस डायग्राम में इधर नॉर्थ लिखा हुआ है, इधर साउथ लिखा हुआ है, ठीक है। तो साउथ के अंदर जाएंगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये मैंने एरो लगा दिए अंदर की तरफ, और नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा बाहर निकलती हैं। ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, ठीक है। फिर ये तीसरा पॉइंट वही है कि दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपस में कभी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, ये आपको हमेशा याद रखना है, इसमें लिखा हुआ है। मैग्नेटिक लाइंस टेंड्स टू कॉन्ट्रैक्ट लॉन्गिट्यूडनली टू रिप्रेजेंट अट्रैक्शन। अब जब अट्रैक्शन होती है ना, तो ये आपस में पास पास आ जाती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, आगे डायग्राम बना हुआ है। और अगर मान लो कहीं पर रिपल्शन है, तो दे टेंड टू डाइलेट लेटरली, ऐसे बोला जाता है टेक्निकली। तो ये डायग्राम है, ये अट्रैक्शन को शो कर रहा है। देखो यहाँ पे ये पास पास आ चुकी हैं और यहाँ पर रिपल्शन शो हो रही है, नॉर्थ पोल पास पास रखा है, तो ये एक दूसरे से आवे जा रही हैं। बस एक बार ये प्रॉपर्टीज पढ़ लेना। द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग पेरेंट एरिया नॉर्मली इन रीजन गिव्स द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो जितनी नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहीं पर ज़्यादा होंगी, उतनी स्ट्रेंथ वहाँ पर ज़्यादा होगी, ठीक है। चलिए, अब है मैग्नेटिक डाइपोल। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि करंट लूप एक मैग्नेटिक डाइपोल है, वैसे ही एक बार मैग्नेट है जो आपके सामने बना हुआ है। इसके दो पोल्स हैं, एक नॉर्थ पोल है, यहाँ पे बना देते हैं, एक साउथ पोल है। तो ये एक मैग्नेटिक डाइपोल होता है। डाइपोल का मतलब दो पोल्स, ठीक है, सिंपल सी बात है। तो बार मैग्नेट कैन बी रिगार्डेड एज ए डाइपोल। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ है, क्या क्या है जो आपको ध्यान में रखना है। बार मैग्नेट के लिए ना दो तरह की लेंथ होती हैं। एक तो इसकी अपनी टोटल लेंथ होती है, जिसको हम ज्योमेट्रिक लेंथ या जियोग्राफिक लेंथ, वैसे ज्योमेट्रिक लेंथ बोलना चाहिए, ज्योमेट्रिक लेंथ है ये इसकी L। और एक इसकी होती है मैग्नेटिक लेंथ। इसके ना पोल थोड़ा अंदर लाई करते हैं, बाहर नहीं होते, यहाँ नहीं होते, ठीक है। मैग्नेट के अंदर, यहाँ मैंने दो पॉइंट्स लगाए ना, उधर होते हैं। तो एक इसकी पोल्स के बीच में डिस्टेंस होता है, उसको मैग्नेटिक लेंथ बोलते हैं। तो आगे कैलकुलेशंस में जहाँ पर भी हम लेंथ बोलेंगे, लेंथ ऑफ द बार मैग्नेट, वो मैग्नेटिक लेंथ होगी, ठीक है। और मैग्नेटिक लेंथ ये कुछ 0.84 टाइम्स होती है ज्योमेट्रिकल लेंथ का, ठीक है। एक और चीज़ इसमें एक पैरामीटर होता है, मैंने अभी लिखा था म्यू, उसको हम एम भी लिख सकते हैं, विच इज़ कॉल्ड मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। तो जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है बार मैग्नेट की, वो साउथ से नॉर्थ पोल की तरफ बनाना है आपको, ठीक है। ये मैंने लिखा हुआ। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट बार मैग्नेट की जो है, उसको एम से डिनोट करा है, एम वेक्टर से।
इट इज़ ऑलवेज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, यहाँ पे लिखा हुआ है इट्स डायरेक्शन इज फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल अलोंग द एक्सिस ऑफ द मैग्नेट। होता क्या है ये डाइपोल मोमेंट, दिस डेफिनेशन इज इंपॉर्टेंट, इसको छोड़ के ना जाना। होता क्या है डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट बेसिकली होता है पोल स्ट्रेंथ इनटू लेंथ ऑफ द डाइपोल। पोल स्ट्रेंथ को हम स्मॉल एम से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पोल स्ट्रेंथ मतलब कि एक पोल में ताकत कितनी है, पावर कितनी है, स्मॉल एम, इनटू लेंथ ऑफ द डाइपोल। जैसे आपने इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पढ़ा था पीछे, वो था चार्ज इनटू लेंथ ऑफ द डाइपोल, आइदर चार्ज। यहाँ आइदर चार्ज की जगह यहाँ पर स्मॉल एम है विच इज़ कॉल्ड पोल स्ट्रेंथ। तो ये डेफिनेशन अच्छे से पढ़ के जाना, ठीक है। इट इज़ प्रोडक्ट ऑफ पोल स्ट्रेंथ and the magnetic separation 2L between the poles of the magnet। SI यूनिट इसका क्या होता है, एम्पेयर मीटर स्क्वायर, सेम जो अभी मैंने म्यू की फॉर्म में बताया था वही होता है। इसको जूल पर टेस्ला में भी डिनोट कर सकते हैं, इसको न्यूटन मीटर बाय टेस्ला में भी डिनोट कर सकते हैं। तो ये SI यूनिट है। पोल स्ट्रेंथ का SI यूनिट क्या होता है, एम का, इट इज़ एम्पेयर मीटर, ठीक है, ये सब याद रखना है। सो पोल स्ट्रेंथ का SI यूनिट एम्पेयर मीटर, ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आएंगे। और डाइपोल मोमेंट का SI यूनिट एम्पेयर मीटर स्क्वायर, ठीक है, दोनों डिफरेंट हैं, याद रखना। आगे चलते हैं, ये यहाँ से आ जाएगा ना, देखो जब आपको m का यूनिट निकालना है तो आप छोटा m लिखोगे, बड़ा m बटा 2L। तो बड़े m का यूनिट क्या है, एम्पेयर मीटर स्क्वायर, नीचे लेंथ है वहाँ से मीटर आ गया, मीटर से एक मीटर कैंसिल हो गया और आपके पास बचा एम्पेयर मीटर। तो स्मॉल m का यूनिट बन गया एम्पेयर मीटर। अब जैसे आपके पास चार्जेस की फॉर्म, चार्जेस के लिए कूलम्स लॉ होता है, वैसे ही बार मैग्नेट के पोल्स के लिए भी हमारे पास कूलम्स लॉ होता है। मान लो आपके पास दो मैग्नेट्स हैं, ये एक साउथ है, इधर नॉर्थ है, इधर मान लो साउथ है, इधर नॉर्थ है, और ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे अभी, ठीक है, साउथ नॉर्थ को अट्रैक्ट करेगा। पोल स्ट्रेंथ क्या है, इस नॉर्थ की पोल स्ट्रेंथ M1 मानी गई है, इस पोल की पोल स्ट्रेंथ M2 मानी गई है, और उनमें डिस्टेंस R है, ठीक है। तो आप यहाँ पर फोर्स लिख सकते हो दोनों पोल्स के बीच में, दोनों मैग्नेट्स के बीच में जो फोर्स है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कूलम्स लॉ था वैसे लिख सकते हैं। वो फोर्स होगी, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द पोल स्ट्रेंथ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो यहाँ से सिंपली आ जाएगा F इज इक्वल टू ए कॉन्स्टेंट टाइम्स M1 M2 बाय R स्क्वायर। ये है मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। जैसे हमने वहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पढ़ी थी फर्स्ट चैप्टर में, वो क्या था, K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। बस यही ध्यान रखना है कि अभी Q1 की जगह M1 आ गया पोल स्ट्रेंथ, ठीक है, बाकी सब सेम है। यहाँ पर K कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू यहाँ पे होती है म्यू नॉट बाय 4 तो ये फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स का एक और फॉर्मूला निकल गया, फोर्स बिटवीन टू पोल्स ऑफ ए मैग्नेट। तो ये आपको याद रखना है, और इसके साथ साथ म्यू नॉट बाय 4 की वैल्यू 10⁻⁻⁷ ये भी आपको याद रखनी है। सारी चीज़ें याद रख लाना, ठीक है। तो ये कूलम्स लॉ की स्टेटमेंट नहीं आएगी, लेकिन इसको अप्लाई करना आएगा, ठीक है। एक और चीज़, CGS सिस्टम में K की वैल्यू 1 होती है। एक और चीज़, अब मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से डिफाइन करेंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड होती है मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट पोल स्ट्रेंथ। मतलब जो हमने अभी मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला लिखा, उसको मैं पोल स्ट्रेंथ से ही M से डिवाइड कर दूँ, एक M से डिवाइड कर दूँ, तो बाकी जो बचेगा वो मैग्नेटिक फील्ड होगी। तो दिस फॉर्मूला इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कैसे आया ये, अभी हमने फोर्स लिखा था ना, फोर्स का फॉर्मूला था म्यू नॉट M1 M2 म्यू नॉट बाय 4 M1 M2 बाय R स्क्वायर। इसको आप एक M से डिवाइड कर दोगे। पहले हम M1 M2 को बराबर मान लेंगे कि ये दोनों इक्वल पोल्स के हैं, इक्वल स्ट्रेंथ के हैं। तो यहाँ पर फिर क्या हो जाएगा, M टाइम्स M हो जाएगा, तो वो क्या बन जाएगा, ऊपर M स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ ऊपर M स्क्वायर बन जाएगा, ये है फोर्स। इस फोर्स को आप एक M से डिवाइड कर दोगे तो बन जाएगी मैग्नेटिक फील्ड। तो ये M कट गया। तो ये फॉर्मूला याद करो, म्यू नॉट अपॉन 4 पोल स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, वेयर R इज द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन पॉइंट, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पे एक डायग्राम बनाते हैं, जैसे मान लो यहाँ पर हमारे पास ऐसे एक बार मैग्नेट पड़ा हुआ है, ठीक है। ये इसका साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, ये हमारा ऑब्जर्वेशन पॉइंट है। तो यहाँ पे आपको मैग्नेटिक फील्ड लिखनी है, तो आप यहाँ से ये डिस्टेंस ले लोगे इसके पोल से, ये वाला R डिस्टेंस, और ये सीधा फॉर्मूला लगा दोगे, ये वाला जो आपके सामने है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है इट इज़ म्यू नॉट बाय 4 इंटू M बाय R स्क्वायर, सिंपल फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले को यूज़ करके हम निकाल सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट ऑन एक्सियल लाइन ऑफ द बार मैग्नेट। तो ये हमारा बार मैग्नेट है, ठीक है। इसकी ये वाली जो लाइन होती है इसको बोलते हैं एक्सियल लाइन। इस एक्सियल लाइन पे हमें कहीं पर भी एक पॉइंट मान लेना है, वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। बिल्कुल डाइपोल की एक्सियल लाइन जैसे हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल में पढ़ा था, बिल्कुल वैसे ही है सारा कुछ। तो हम मान लेते हैं इसकी लेंथ जो है वो 2L है, सिंपल, और इसके मिड पॉइंट से जो डिस्टेंस है पॉइंट का वो हमने मान लिया स्मॉल r है, ठीक है।
अब नॉर्थ पोल की मैग्नेटिक फील्ड हमेशा पॉइंट से अवे बनेगी, याद रखना। नॉर्थ पोल की मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ बनती है, तो नॉर्थ पोल के लिए मैंने मैग्नेटिक फील्ड बाहर बनानी है और साउथ पोल के लिए मैग्नेटिक फील्ड उसकी तरफ बनानी है। साउथ पोल वाला वेक्टर थोड़ा छोटा बनेगा, नॉर्थ वाला थोड़ा बड़ा बनेगा, क्योंकि नॉर्थ पोल थोड़ा पास है पॉइंट के, साउथ थोड़ा दूर है, ठीक है ना, सीधी सीधी बात है। तो यहाँ पे दो मैग्नेटिक फील्ड आपने बना दी। अब दोनों पे ये फॉर्मूला लगाएंगे। एक केस में B1 के केस में क्या आएगा, डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितना है R माइनस L, क्योंकि ये L है ना इतना इतना, तो ये वाला डिस्टेंस जो निकालना है आपको वो कितना आएगा, R माइनस L। तो B1 के फॉर्मूले में R माइनस L का स्क्वायर आएगा नीचे। B2 के लिए आपको यहाँ से यहाँ तक का पूरा डिस्टेंस चाहिए, ये वाला जितना मैंने अभी ड्रॉ करा है, और वो कितना बनेगा, इतना इतना हमारे पास L है और यहाँ से लेके यहाँ तक आपके पास R है, तो ये डिस्टेंस आएगा R प्लस L। B2 के नीचे R प्लस L का स्क्वायर आएगा। तो बस वही करना हमने। पहले आपने B1 मैग्नेटिक फील्ड लिख लेनी है, म्यू नॉट बाय 4 पाई M अपॉन R माइनस L का होल स्क्वायर। फिर आपने B2 लिख लेनी है, विच इज़ म्यू नॉट बाय 4 पाई M अपॉन SP वही आएगा R प्लस L का होल स्क्वायर। तो ये आपके पास दो फॉर्मूले आने के बाद आप इन दोनों को माइनस कर दोगे, बड़ा वाला आगे रखोगे, छोटा वाला पीछे रखोगे, माइनस करके ये आंसर आएगा। तो माइनस करके आपके पास इस तरह से आप इक्वेशन लिख लोगे और फिर थोड़ा इसको सॉल्व करना है। ये मैथमेटिकल स्टेप्स आप खुद देख सकते हैं, इजी हैं, नोट्स में डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से कर लेना। और ये बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड एट एक्सियल लाइन, ये पूरा अच्छे से करके जाना, एग्ज़ाम में आ सकती है। अब इसका एक स्पेशल केस भी है कि अगर हमारा बार मैग्नेट छोटे साइज़ का है, फॉर ए शॉर्ट मैग्नेट, तो आप L को यहाँ पे निगलेक्ट कर सकते हो। L को निगलेक्ट करोगे, R की पावर 2, यहाँ भी 2, R की पावर हो जाएगा 4, एक R कट जाएगा, नीचे R क्यूब बचेगा। तो फॉर शॉर्ट मैग्नेट ये हमारा रिजल्ट होता है, इसको अच्छे से समझ लो। अब ऐसे ही हमारे पास है मैग्नेटिक फील्ड एट इक्वेटोरियल लाइन। तो इक्वेटोरियल लाइन कौन सी होती है, ऐसे बार मैग्नेट है, उसके मिड पॉइंट से ऐसे परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करोगे, इस पूरी लाइन को मिड पॉइंट से ऐसे लाइन ड्रॉ करेंगे, उसको इक्वेटोरियल लाइन बोला जाता है। यहाँ पर पॉइंट P है, तो अब फिर से साउथ पोल की मैग्नेटिक फील्ड उसकी तरफ बनानी है, नॉर्थ पोल की मैग्नेटिक फील्ड उससे ऑपोजिट बनानी है, उससे दूर बनानी है, बस ये याद रखना है। तो दो फील्ड्स आएंगी आपके पास, एक आपके पास यहाँ पर आ गया इस डायरेक्शन में वेक्टर B1 वेक्टर विच इज़ ड्यू टू नॉर्थ पोल, और उस B1 का क्या फॉर्मूला बनेगा, फॉर्मूला बनेगा वही म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू पोल स्ट्रेंथ अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर। डिस्टेंस कितना है P का नॉर्थ पोल से, ये डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, कितना है ये, देखिए ये परपेंडिकुलर है R, ये बेस है L, तो ये डिस्टेंस आएगा अंडर रूट L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। तो यहाँ जब आप नीचे पुट करोगे, अंडर रूट का स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट ख़त्म हो जाएगा। तो ये आपके पास B1 फील्ड आएगी, ठीक है। तो मैंने सारा कुछ यहाँ पे अच्छे से लिखा हुआ है, ये B1 फील्ड आई आपके पास। B2 फील्ड वो हमारी देखो ब्लू कलर में, देखो आप, B2 फील्ड हमारी इस तरफ आएगी, ठीक है। और उसके भी जो मैग्नीट्यूड है वो सेम ही रहेगा, क्योंकि डिस्टेंस हमारा वही R है इस तरह, है ना। ये P का लिए ये हाइपोटेन्यूज निकालना है आपको, तो ये वाला जो पूरा डिस्टेंस है वो अंडर रूट L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर रहेगा। तो दोनों फील्ड्स आपके पास आ गई B1 B2, ठीक है। अब हमें इनको करना रिजॉल्व, ध्यान से आ जाओ यहाँ पे देखो। तो ये वाला एक वेक्टर हमारा इधर बना एंगल थीटा पे, है ना, ये एंगल थीटा है हमारा। तो इसको रिजॉल्व करेंगे, इस डायरेक्शन में से कंपोनेंट आएगा B1 कॉस थीटा, जिसके साथ एंगल थीटा होता है उधर कॉस कंपोनेंट होता है, उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आ जाएगा B1 साइन थीटा, ठीक है जी। ऐसे दो हमारे कंपोनेंट्स आ जाएंगे। अब सिमिलरली ये वाली जो फील्ड है उसका इधर एक कंपोनेंट आएगा B2 कॉस थीटा और नीचे आ जाएगा B2 साइन थीटा। अब जो B1 साइन थीटा और B2 साइन थीटा वो कैंसिल हो जाएंगे और ये वाले दोनों इधर ऐड हो जाएंगे, है ना। तो नेट फील्ड हमेशा B1 कॉस थीटा प्लस B2 कॉस थीटा आएगी। अब B1 B2 का मैग्नीट्यूड तो बराबर है, तो वो बन जाएगी 2B कॉस थीटा, ये नेट फील्ड आएगी। तो ये हमारी इक्वेशन है, इसको ऐसे लिख के ना कि ये रिजॉल्व कर लिया जी हमने, यहाँ पे ये कट जाएंगे, ये वाले दोनों ऐड हो जाएंगे, ऐड होने के बाद नेट फील्ड हमारी ये आ जाएगी। तो नेक्स्ट शीट पे करा हुआ है, 2B की वैल्यू जो हमने पीछे निकाली थी वो यहाँ पुट कर दी है, और कॉस थीटा ट्रायंगल से पुट कर दिया है, विच इज़ बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये आ गया, ठीक है। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई तो आप कर सकते हो, सिंप्लीफाई करेंगे
और यहाँ से b इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 m अपॉन r² प्लस l² पावर 3/2। ये रिजल्ट है। तो ये रिजल्ट अच्छे से याद कर लेना, रिवाइज कर लेना। ये डाइपोल की मैग्नेटिक फील्ड है एट इक्वेटोरियल लाइन। इक्वेटोरियल लाइन होती है, जैसे ये मान लो आपका डाइपोल है तो इसके मिड पॉइंट से पास करेगी और इसके परपेंडिकुलर रहेगी। अगर इक्वेटोरियल प्लेन भी लिखा हो आपके पेपर में तो भी सेम टॉपिक ही करना है, प्लेन और लाइन एक ही बात होता है। अब टॉर्क ऑन ए मैग्नेटिक डाइपोल, जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल पे टॉर्क लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड में, मैग्नेटिक डाइपोल पे टॉर्क लगता है मैग्नेटिक फील्ड में। कैसे लगता है? सिंपल है, ये हमारा नॉर्थ पोल है, ये हमारा साउथ पोल है। तो नॉर्थ पोल पे जो फोर्स लगेगी वो इधर लगेगी टुवर्ड्स द मैग्नेटिक फील्ड, साउथ पोल पे भी फोर्स लगेगी ऑपोजिट टू द फील्ड। तो जब इस पे दो इक्वल और ऑपोजिट फोर्सेस लगेंगी और उनमें ये एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी है, वो डिस्टेंस हम अभी निकाल लेंगे। अगर ये हाइपोटेन्यूज आपका 2l है और ये हमारा एंगल थीटा पे पड़ा हुआ है, ठीक है, तो ये डिस्टेंस कितना आता है 2l साइन थीटा। ठीक है, कैसे पता चला? ये परपेंडिकुलर है ना ये वाला डिस्टेंस, देखो राइट एंगल ट्रायंगल, देखो ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज है, तो आप लिखोगे परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू साइन थीटा। सो परपेंडिकुलर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज टाइम्स साइन थीटा, और हाइपोटेन्यूज कितना 2l, तो इसलिए ये डिस्टेंस होता है 2l साइन थीटा। तो अब दो फोर्सेस बन गई, एक फोर्स इधर बनी, एक फोर्स इधर बनी। अब फोर्स होती कितनी है? देखो बाहर मैग्नेट पे जो फोर्स लगती है उसके पोल पर, वो होता है पोल स्ट्रेंथ इनटू मैग्नेटिक फील्ड, ये याद रखना, पोल स्ट्रेंथ इनटू मैग्नेटिक फील्ड। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर चार्ज पड़ा होता था तो उस पर फोर्स Q इंटू ई होती थी ना, इलेक्ट्रिक फोर्स। यहाँ Q की जगह M आ जाएगा, E की जगह B आ जाएगा, इतना सही फ़र्क है। तो ये फोर्स होती है। अब टॉर्क लिखना है, तो आप टॉर्क के लिए क्या करोगे? आप बोलोगे सर आइदर, आप बोलोगे टॉर्क का फॉर्मूला होता है R क्रॉस F, तो R क्रॉस F बोल सकते हैं, लेकिन हम ड्राइव करेंगे उसको। सो टॉर्क का फॉर्मूला कैसे निकलेगा? आइदर फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सो आइदर फोर्स मतलब MB इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2l साइन थीटा, तो ऐसे बनेगा। अब इसमें m इंटू 2l वो मिलके क्या बन जाएगा? वो अभी हमने पढ़ा था मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, तो बन गया कैपिटल M B साइन थीटा। तो ये टॉर्क का फॉर्मूला है, कैपिटल M B साइन थीटा। ये पूरा यहाँ पे अच्छे से लिखा हुआ है, ड्राइव करा हुआ है। ये पैराग्राफ एक बार रीड कर लेना, जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं ये सब उसमें लिखी हुई हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये मैंने डिस्टेंस निकाल दिया 2l साइन थीटा, तो इसमें जैसे लिखा है वैसे आप एग्जाम में लिख के आएंगे। फिर यहाँ से बन गया MB साइन थीटा, जिसको हम बोल सकते हैं M क्रॉस B। तो टॉर्क ऑन ए मैग्नेटिक डाइपोल इज M क्रॉस B, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड। टॉर्क की जो डायरेक्शन है वो कैसे पता चलती है? टॉर्क की डायरेक्शन हमेशा होगी परपेंडिकुलर टू द बार मैग्नेट एंड मैग्नेटिक फील्ड, दोनों के परपेंडिकुलर एंड इन द प्लेन ऑफ द पेपर। ये कैसे पता चलेगा? आपको M वेक्टर की तरफ अपनी राइट हैंड की फिंगर्स को रखना और B की तरफ घुमाना है, ठीक है। यहाँ पे आ जाओ स्क्रीन पर, यहाँ पे देख लो। अगर मान लो आपका बार मैग्नेट ऐसे पड़ा है, ये इसका साउथ पोल है, ये इसका नॉर्थ पोल है, तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इधर आएगी M वेक्टर। और मान लो आपकी फील्ड ऐसे ग्रीन कलर में मैंने लगा दी, ऐसे लगी हुई है, तो ये डायरेक्शन आपकी होगी फील्ड की डायरेक्शन, और यहाँ पर एंगल थीटा। तो आपको रेड वाले एरो की तरफ फिंगर्स रखनी है, राइट हैंड की फिंगर्स, और B की तरफ घुमा देनी है, थंब आपका इनवर्ड जाएगा। तो डायरेक्शन ऑफ टॉर्क इज इनवर्ड एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर। अब हम करेंगे पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। इसकी डेरिवेशन भी इंपॉर्टेंट है, इस पर न्यूमेरिकल भी आएगा। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? देखिए जो अभी हमने टॉर्क लिखा, होता क्या है कि जब हम इस बार मैग्नेट को, ऐसे पड़ा हुआ है बार मैग्नेट टेढ़ा, हमने इसको मैग्नेटिक फील्ड का अगेंस्ट घुमाया, थोड़ा सी फोर्स लगाई, बाहर से टॉर्क लगाया, घुमा दिया और छोड़ा। तो जब इसको छोड़ेंगे वापस से नॉर्थ पोल पे फोर्स इधर लगेगी, साउथ पे इधर लगेगी, और ये अपनी पोजीशन पर वापस आएगा। तो जितना भी वर्क डन हम करते हैं इसको घुमाने में, वो वर्क इसकी पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाता है। अब हम उस वर्क को कैलकुलेट करेंगे। तो रोटेशनल वर्क के लिए जो फॉर्मूला होता है DW, वो होता है टॉ डी थीटा। सिंपल याद रखना है कि आपको ये फॉर्मूला लगाना है, DW इज इक्वल टू टॉ डी थीटा। बाकी तो ये सारी कहानी है जो मैंने आपको बताई है, आप पढ़ोगे 2 बार आप लिख पाओगे, नहीं लिखी जाए कोई बात नहीं, आप सिंपली यहाँ शुरू हो जाना, DW इज इक्वल टू टॉ डी थीटा। अब फिर यहाँ पे टॉर्क का जो भी फॉर्मूला निकाला हमने MB साइन थीटा, उसको यहाँ पुट कर देंगे, तो ये बन जाएगा MB साइन थीटा डी थीटा। ये देखिए ऐसे बन जाएगा MB साइन थीटा डी थीटा। ये स्मॉल वर्क है जो हम उसको डिस्प्लेस कर रहे हैं, किसी एंगल डी थीटा से हमने उसको घुमाया, उसमें जो हमें वर्क करना पड़ा ये वो वर्क है। अब हम इस टोटल वर्क को कैलकुलेट अगर करें, मान लो मैंने किसी एंगल θ1 से θ2 तक घुमा दिया उसको, मतलब जो हमारा बार मैग्नेट था पहले ऐसे पड़ा हुआ था, मैंने उसको घुमा के ऐसे कर दिया, ठीक है। तो पहले उसका जो एंगल था मैग्नेटिक फील्ड के साथ वो θ1 था, और अब जो एंगल बना उसका मैग्नेटिक फील्ड के साथ बड़ा एंगल θ2 बना। ऐसे मैंने घुमा दिया उसको इस डायरेक्शन में, और मेरी मैग्नेटिक फील्ड इधर लगी हुई है, ठीक है।
तो अब मुझे टोटल वर्क कितना करना पड़ा, तो टोटल वर्क करने के लिए आपको बस इसको इंटीग्रेट करना है, ठीक है, ऐसे इंटीग्रेट कर देना है इसको। ये हमने इंटीग्रेशन का साइन लगा दिया। तो इंटीग्रेशन बहुत आसान है, एम बी बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है। साइन थीटा की इंटीग्रेशन क्या होती है, माइनस कॉस थीटा, तो वो माइनस कॉस थीटा आ गया। और फिर आपने एंगल्स पुट करने हैं, थीटा 1 थीटा 2। तो पहले थीटा 1 पुट करोगे, थीटा 2 पुट करोगे यहाँ पे, फिर थीटा 1, और माइनस साइन ये वाला जो है वो पहले ही बाहर लिख दिया मैंने, ठीक है। और फिर इस माइनस को अंदर ले जाएंगे तो ये हमारा फॉर्मूला आएगा। मैं फालतू चीज़ें रब कर रहा हूँ समझाने के लिए जो बनाई है हमने। तो हमारे पास वर्क डन का फॉर्मूला आ गया DW का, ये वाला, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। यही वर्क डन जो है इसी को आप बोल दोगे कि ये पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। अब ये किसी दो एंगल्स के लिए है, थीटा 1 थीटा 2 के लिए। अब मान लो कि हमारा जो डाइपोल है, जो बार मैग्नेट है, वो इनिशियली फील्ड के 90 डिग्री पे था। कैसे था, फील्ड के 90 डिग्री पे, मतलब हमारी फील्ड ऐसे लगी हुई थी और हमारा बार मैग्नेट था ऐसे पड़ा हुआ 90 डिग्री पे। उसकी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एम इधर जा रही थी, ठीक है। साउथ पोल नीचे था, नॉर्थ ऊपर था, तो मैग्नेटिक फील्ड मोमेंट जो है, मैग्नेटिक मोमेंट, वो साउथ से नॉर्थ की तरफ, ऊपर की तरफ बनेगी, ठीक है। और ये इनिशियल एंगल था थीटा विच इज़ 90 डिग्री। तो थीटा 1 हमारा 90 डिग्री है। अब घुमा के मैंने इसको किसी एंगल थीटा 2 पे कर दिया। वो थीटा 2 मैंने कुछ ऐसे ही मान लिया, थीटा वो कुछ भी हो सकता है, 60, 30, 45, 180, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो हमने इनिशियल एंगल 90 डिग्री सेट कर दिया और फाइनल एंगल कुछ थीटा मान लिया। तो इस एक्सप्रेशन में थीटा 1 की जगह आप 90 पुट कर दोगे, थीटा 2 की जगह थीटा पुट कर दोगे, और cos 90 0 होता है, तो ये टर्म 0 हो जाएगी। तो बाकी क्या बचा, माइनस एम बी कॉस थीटा। और एम बी कॉस थीटा को आप एम डॉट बी लिख सकते हो, डॉट प्रोडक्ट की फॉर्म में। तो ये पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड होती है। दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द बार मैग्नेट एट एनी एंगल थीटा। तो इसके लिए अगर मैंने डायग्राम बनाना है इस पोटेंशियल एनर्जी के लिए, तो वो ये डायग्राम बनेगा कि अगर आपके पास ये सिचुएशन है, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड है और बार मैग्नेट आपका किसी एंगल थीटा पे, साउथ इधर है, नॉर्थ इधर है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इस तरफ आएगी एम वेक्टर, और बार मैग्नेट किसी भी एंगल थीटा पे पड़ा है। अगर 30 डिग्री पे पड़ा है तो आप यहाँ पे कोस थीटा की जगह 30 पुट कर देंगे और आप सीधा बता देंगे कि इस टाइम पर सर इतनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड है। जैसे फॉर एग्जांपल थीटा 30 डिग्री है, तो आप यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी निकालना चाहते हो तो आप बोलोगे माइनस एम बी कॉस 30। कॉस 30 होता है √3/2, माइनस एम बी √3/2। तो ये आपका आंसर है, ठीक है। तो इतनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर है 30 डिग्री पे, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा एक स्पेशल केस आया जो आपको बता रहा है कि व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द बार मैग्नेट इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड व्हेन मैग्नेटिक मोमेंट एम वेक्टर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के 30 डिग्री पे या थीटा एंगल पे है। तो ये फॉर्मूला एम डॉट बी माइनस एम डॉट बी याद रखना है। अब इसके स्पेशल केसेस हैं, जैसे मैंने आपको बताया, अगर थीटा 0 डिग्री होगा तो आंसर आ जाएगा माइनस एम बी, क्योंकि cos 0 1 होता है। इसको बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम, याद रखना। थीटा 90 डिग्री है तो पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगी, अगर थीटा एक ही मान लो 90 डिग्री है। अगर थीटा 180 डिग्री है तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी एम बी। cos 180 -1 होता है, तो माइनस माइनस कट जाएगा। इसको बोलते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ये याद रखना। अब नेक्स्ट टॉपिक है मैग्नेटाइजेशन। जब भी किसी मैग्नेटिक मटेरियल को, मान लो आपके पास एक लोहे का टुकड़ा है, ये मैंने बनाया यहाँ पे, इसको मैंने एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा, ऐसे बाहर से हमने एक्सटर्नल फील्ड लगाई जिसको मैंने यहाँ रिप्रेजेंट करा B0 = μ0 H वेक्टर। H जो होता है यहाँ पे उसको बोलते हैं मैग्नेटाइजिंग फील्ड, याद रखना। H को क्या बोलते हैं, मैग्नेटाइजिंग फील्ड। जब हम किसी लोहे के पीस को या किसी भी मैग्नेटिक मटीरियल को मैग्नेटाइजिंग फील्ड के अंदर रखते हैं तो उसके अंदर क्या होता है उसके अंदर एक और मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हो जाती है विच इज़ कॉल्ड BI वेक्टर। BI का मतलब है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेटाइजेशन, याद रखना। BI इज कॉल्ड इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड इन द मटेरियल ड्यू टू मैग्नेटाइजेशन। तो मैग्नेटाइजेशन क्या होता है, इसके अंदर एक नई फील्ड का सेटअप हो जाना। लोहे का टुकड़ा आपने मैग्नेटिक फील्ड में रखा, वो खुद मैग्नेट बन गया, मतलब उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हो गई कहीं बाहर से आके। क्यों सेटअप हुई, उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स वगैरह घूम रहे थे वो मैग्नेटिक फील्ड के अलॉन्ग अलाइन हो गए, उनकी जो मैग्नेटिक मोमेंट्स हैं। दिस इज कॉल्ड मैग्नेटाइजेशन प्रोसेस। तो मैग्नेटाइजेशन की डेफिनेशन अगर आपको पूछी जाए तो आपने ये डायग्राम बना के इतना बताना है। और नेट फील्ड क्या होगी, देखो दो फील्ड्स हैं, ग्रीन कलर से देखो। एक फील्ड ये है जो हमने बाहर से लगाई, ये बाहर वाली फील्ड है, और एक फील्ड ये है जो मटेरियल के अंदर सेटअप हुई है BI। इन दोनों को ऐड करोगे, इन दोनों को ऐड करके आपके पास नेट मैग्नेटिक फील्ड आएगी, इसको हम BM बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द मटेरियल। BM मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द मटेरियल, ठीक है। सब मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये मैग्नेटाइजेशन की एक छोटी सी डेफिनेशन, अच्छे से पढ़ लेना। अब इससे रिलेटेड कुछ डेफिनेशंस हैं जो एग्जाम में डायरेक्टली पूछी जा सकती हैं।
मैग्नेटाइजिंग फील्ड H को बोला जाता है। ये सारा नोमेनक्लेचर याद रखना। इसको मैग्नेटिक इंटेंसिटी या मैग्नेटाइजिंग फील्ड बोला जाता है। और H की डेफिनेशन होती है B0/μ0। मैग्नेटिक फील्ड को परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस से डिवाइड कर दो तो आपके पास मैग्नेटाइजिंग फील्ड या मैग्नेटिक इंटेंसिटी H आ जाता है, पहली डेफिनेशन। दूसरी डेफिनेशन, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। ये जो हमारा मटेरियल था इसके अंदर छोटे छोटे बार मैग्नेट्स होते हैं, मान लो वो छोटे छोटे बार मैग्नेट्स एक ही डायरेक्शन में ऐसे ना अलाइन हो जाते हैं ऐसे, तो इसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक मोमेंट इंड्यूस्ड, एम वेक्टर, मैग्नेटिक मोमेंट इंड्यूस्ड पर यूनिट वॉल्यूम। आपने एक यूनिट वॉल्यूम ले लिया इसके अंदर, उसके अंदर कितनी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इंड्यूस हुई है। तो आई इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, कि वो जो मैग्नेटाइजेशन प्रोसेस की हम बात कर रहे हैं वो कितनी ज़्यादा हुई है ना। उसको कैसे कैलकुलेट करोगे आप एम वेक्टर पर यूनिट वॉल्यूम देखोगे। एम वेक्टर इज मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। तो ये इसका डेफिनेशन याद रखना। फिर उसके बाद आई, इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हुई है उसकी इंटेंसिटी है, एच जो हमने बाहर से लगाई वो है। तो इन दोनों की रेशियो को बोला जाता है मैग्नेटिक सस्केप्टिबिलिटी। Im इज इक्वल टू I/H इज कॉल्ड मैग्नेटिक सस्केप्टिबिलिटी। ये रेशियो आपको याद रखनी है। I और H जो हैं ये दोनों वेक्टर्स हैं और ये दोनों सेम डायरेक्शन में भी हो सकते हैं, ऑपोजिट भी हो सकते हैं। सो Im कैन बी नेगेटिव, कैन बी पॉजिटिव, ठीक है। ये सारी इनकी वैल्यूज़ हैं, बस अभी के इतना याद कर लो। फिर मैग्नेटिक परमेबिलिटी जो आप पढ़ चुके हो पहले भी। अगर हम किसी मटेरियल के अंदर की टोटल मैग्नेटिक फील्ड देखें Bm और उसको आप डिवाइड कर दो H के साथ तो म्यू आ जाता है। ये सिंपल डेफिनेशन से याद कर लेना। और फिर है रिलेटिव परमेबिलिटी। रिलेटिव परमेबिलिटी होता है परमेबिलिटी ऑफ ए मीडियम डिवाइड बाय परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है जी। तो अभी नेक्स्ट टॉपिक हमारा है क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स। देखिए कितने तरह के मैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं, इसमें ये पढ़ेंगे। उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं वो पढ़ेंगे। आपको पता है कि आपको कॉम्प्रिहेंसिव टाइप क्वेश्चन भी आना है इस चैप्टर में से, तो उसमें मैग्नेटिक मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज़ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक क्यूरीज लॉ है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो आपके PSEB में पूछा जाता है, वो भी इसी में आएगा इन प्रॉपर्टीज़ के अंदर। तो हम इनको डिटेल में स्टडी करेंगे। एक बार सारी प्रॉपर्टीज़ अगर आप समझ लोगे तो एग्ज़ाम में लिखनी आसान होंगी। कई बार डिफरेंस बिटवीन दीज प्रॉपर्टीज़ भी आ जाएगा, या फिर पैसेज बेस्ड जो क्वेश्चन है आपका वो इस टॉपिक में से आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो ध्यान से समझेंगे कि हमारे पास मैग्नेटिक मटेरियल्स का क्या मतलब है। पहले देखो, कोई भी ऐसा मटेरियल जिसको आप मैग्नेटिक फील्ड में रखें और वो खुद कुछ बिहेवियर शो करे, या तो वो रिपेल हो जाए, मैग्नेटिक फील्ड से भाग जाए, या उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाए, या वीकली अट्रैक्ट हो जाए, या स्ट्रांगली अट्रैक्ट हो जाए, उस हिसाब से ना हमने क्लासीफाई करा हुआ है मटेरियल्स को। वैसे 4-5 तरह के होते हैं, लेकिन आपके सिलेबस में 3 तरह के मटेरियल्स हैं जो ज़्यादा कॉमनली जाने जाते हैं। एक है डायामैग्नेटिक, सबसे पहले डायामैग्नेटिक मटेरियल्स, फिर है पैरामैग्नेटिक, फिर है फेरोमैग्नेटिक। जो इनमें मेन पॉइंट है वो मैं अभी आपको पहले लिख दे रहा हूँ। तो मेन पॉइंट ये है कि जो डायामैग्नेटिक मटेरियल्स हैं दे आर वीकली रिपेल्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। ये रिपेल होते हैं मैग्नेटिक फील्ड में, लेकिन वीकली, बहुत कम, ठीक है। रिपल्शन होगा लेकिन कम होगा, कभी भी अट्रैक्ट नहीं होंगे मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, हमेशा रिपेल होंगे, याद रखना। पैरामैग्नेटिक वीकली अट्रैक्टेड, ठीक है जी। और फेरोमैग्नेटिक जैसे आयरन, लोहा तो आपने देखा है ना, तो वो तो स्ट्रांगली अट्रैक्ट होता है, तो ये स्ट्रांगली अट्रैक्टेड। ये मेन डेफिनेशंस हैं अगर आपको पूछा जाए तो, ठीक है। अब इनकी प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। पहले कॉज की बात करेंगे कि इनका कारण क्या होता है। तो कॉज जो होता है ना इनका वो डिफरेंट है। जैसे डायामैग्नेटिक का कॉज होता है ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। देखो किसी भी न्यूक्लियस के अराउंड जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किसी भी मटेरियल के अराउंड वैसे घूमते रहते हैं, तो एक उनका ऑर्बिटल मोशन होता है, एक स्पिन होती है। स्पिन होता है अपने एक्सिस पे घूमना। तो इसमें डायामैग्नेटिक में जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो होता है ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। पैरामैग्नेटिक में स्पिन मोशन इंपॉर्टेंट होता है। और फेरोमैग्नेटिक में क्या होता है, फेरोमैग्नेटिक में ना एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिनकी स्पिन एक ही डायरेक्शन में होती है, और फिर वो वहाँ पे डोमेन्स नाम की चीज़ बनाते हैं, इसको बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ डोमेन्स। तो ये फेरोमैग्नेटिक में इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो याद रखना कि कॉज ऑफ मैग्नेटिज्म में पहले ये मेन जो मैं पॉइंट हाईलाइट करके लिखे हो, बस इतना ही आपको याद रखना, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। फिर है कि जब हम इनको
स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में रखें, सब्सटेंस प्लेज इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इसमें रखें तो क्या होता है, ध्यान से देखिए। तो ये डायग्राम भी कभी कभी बने बनाए आ जाते हैं और आइडेंटिफाई करना होता है कौन सा मटेरियल है। तो जैसे देखो इस मटेरियल को रखा तो इसके अंदर देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दूर दूर भाग गई हैं। तो ये दूर दूर भागने का मतलब है कि अंदर की जो फील्ड है वो कम है, ठीक है, वो कम है। जो मैग्नेटिक फील्ड BM है वो B0 से कम है, ठीक है, ये इसका मतलब है। तो डायमैग्नेटिक में ऐसा होता है क्योंकि इसमें ना एक और फील्ड सेटअप होती है विच इज़ ऑपोजिट टू द अप्लाइड फील्ड। एक बाहर से लगी हुई है और एक इसके अंदर है, वो BI जिसको अभी हम बोल रहे थे, वो ऑपोजिट होगी, ठीक है। तो इसलिए नेट फील्ड कम हो जाएगी। तो अगर कोई ऐसा डायग्राम बना हुआ है तो देखते ही पहचानना है कि वो डायमैग्नेटिक है। अगर कोई ऐसा डायग्राम है जिसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास पास आ चुकी हैं, इसमें जो BM होगा वो B0 से बड़ा होगा। B0 बाहर से लगाया, BM उसके अंदर मटेरियल के, वो बड़ा होगा। तो ये होते हैं पैरामैग्नेटिक। और फेरो में बहुत बड़ा होता है BM। देखो इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कितनी ज़्यादा डेंस हो चुकी हैं, कितनी ज़्यादा पास आ चुकी है। तो जब मटेरियल के अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड बन जाए ऐसे करके, तो वो बन जाता है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। ये सारे डायग्राम समझ लो एक बार। अब ये IH कर्व जो है, IH ग्राफ होता है, ये ग्राफ की शेप तो लर्न करनी है आपको, बट इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, देखो IH ग्राफ की जो स्लोप होती है ना, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, इसकी जो स्लोप होती है ग्राफ की, वो हमें काई देता है, जो अभी हम पढ़ रहे थे, है ना। काई हमने क्या पढ़ा था, I/H, तो वो स्लोप बन जाएगी ना Y/X, है ना। तो अब डायमैग्नेटिक के लिए जो काई है वो नेगेटिव होता है, ठीक है, याद रखना। काई क्या बोल रहा हूँ मैं, डायमैग्नेटिक के लिए नेगेटिव होता है, ठीक है। काई इज कॉल्ड मैग्नेटिक सस्केप्टिबिलिटी। तो इसमें ग्राफ नीचे की तरफ बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा। पैरामैग्नेटिक में ऊपर की तरफ बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा। इसमें काई पॉजिटिव रहेगा, इसमें काई नेगेटिव रहेगा, और इसमें काई टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, ठीक है, डिपेंड अपॉन टेम्परेचर। तो इसमें काई वेरी करेगा, स्लोप वेरी करेगी। तो ये इसका ग्राफ ऐसे ना कर्व सी बनती है फेरोमैग्नेटिक के केस में, ठीक है। तो ये तीनों पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। काई वर्सेस T ग्राफ, यहाँ से आता है हमारा क्यूरी लॉ। यहाँ पे देखो लिखा हुआ क्यूरी लॉ, ठीक है। तो क्यूरी लॉ क्या है, क्यूरी लॉ है कि अगर किसी मटेरियल में जो मैग्नेटिक सस्केप्टिबिलिटी है, इफ़ इट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, दैट इज़ कॉल्ड क्यूरी लॉ। और ये कौन से मटेरियल में होता है, पैरामैग्नेटिक में। ये पैरामैग्नेटिक वाला टेबल है, ठीक है। तो याद रखना पैरामैग्नेटिक, आप ऐसे स्टेटमेंट दे सकते हो, फॉर पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स द मैग्नेटिक सस्केप्टिबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। इसका मतलब क्या है फिजिकली, देखो इसका मतलब है टेम्परेचर के बढ़ने से काई कम होगा। दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना। तो टेम्परेचर जैसे जैसे मटेरियल का आप बढ़ाओगे वैसे वैसे उसके अंदर जो मैग्नेटाइजेशन बनी हुई है I, वो कम होता चला जाएगा, काई कम होता चला जाएगा। दिस इज कॉल्ड क्यूरीज लॉ, याद रखना। काई स्मॉल होता है, पॉजिटिव होता है, वेरी इनवर्सली विद टेम्परेचर। ये किसके लिए, पैरामैग्नेटिक के लिए। डाया के लिए स्मॉल होता है, नेगेटिव होता है, बट डज नॉट डिपेंड अपॉन टेम्परेचर, ठीक है। तो इसलिए देखो यहाँ पे काई का ग्राफ टेम्परेचर के साथ स्ट्रेट लाइन बना, ये टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता। पैरामैग्नेटिक में इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो ऐसे रिड्यूस हो रहा है टेम्परेचर के बढ़ने से। फेरो में क्या होता है, फेरो में ना एक और टेम्परेचर आ जाता है विच इज़ कॉल्ड क्यूरी टेम्परेचर। तो इस लॉ को बोलते हैं क्यूरी-विस लॉ, वो क्यूरी लॉ, इसको बोलते हैं क्यूरी-विस लॉ। इसमें क्या होता है, एक TC टेम्परेचर होता है, क्रिटिकल टेम्परेचर, उसके बाद तो वो बिहेवियर बिल्कुल पैरामैग्नेटिक जैसा होता है फेरो का, लेकिन उसके पीछे कॉम्प्लेक्स बिहेवियर होता है, ठीक है। तो ये TC टेम्परेचर हर मटेरियल का डिफरेंट है। जैसे यहाँ पर लिखा गया है आयरन के लिए 770 डिग्री सेल्सियस होता है TC टेम्परेचर, ठीक है। तो ये हमारा जो पॉइंट है कि काई जो है इट इज़ टेम्परेचर डिपेंडेंट, इट फॉलोज क्यूरी-विस लॉ फॉर फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। और ये आपकी स्टेटमेंट है। अगर आपको स्टेटमेंट पूछी जाए क्यूरी-विस लॉ की, तो आपको सिर्फ इतना ही लिखना है जो मैं अभी हाईलाइट कर दे रहा हूँ कि काई इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू T माइनस TC, वेयर TC इज कॉल्ड क्यूरी टेम्परेचर। तो ये हमारा क्यूरी लॉ है। ये ना पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड में आ जाता है। आगे चलते हैं, परमेबिलिटी के ऊपर बात करते हैं। तो परमेबिलिटी की रेंज याद रखनी है। देखो डाया के लिए इट इज़ ग्रेटर दैन 0 लेस दैन 1, पैरा के लिए इट लाइज बिटवीन 1 and 2, बट फेरो के लिए इट इज़ वेरी वेरी लार्ज एज कम्पेयर टू 1। फॉर एग्जांपल आयरन के लिए 100-200 इतनी हो सकती है, अलग अलग आयरन के लिए। तो रिलेटिव परमेबिलिटी की रेंज हर मटेरियल की आपने याद रखनी है। मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ सिंगल एटम, तो इसमें एक सिंगल एटम की मैग्नेटिक मोमेंट नहीं होती, परमानेंट डाइपोल्स नहीं होते। इसमें परमानेंट डाइपोल्स होते हैं बट दे आर रैंडमली ओरिएंटेड। इसमें एटम्स के परमानेंट मैग्नेटिक डाइपोल्स होते हैं एंड दे आर ऑर्गेनाइज इन डोमेन्स। डोमेन्स क्या होती हैं, इस तरह के ना छोटे छोटे रीजन बन जाते हैं,
जिसमें सारी स्पिन एक ही डायरेक्शन में अलाइन होती हैं ऐसे, उसको डोमेन बोल देते हैं। इतना सा याद रख लो बस। ये एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। देखो अब इसमें ना रिपल्शन और अट्रैक्शन समझाई गई है, ध्यान से देखना। ये हमारा मटेरियल है डायामैग्नेटिक। तो जब ये पोल्स देखो यहाँ पे नॉर्थ पोल और साउथ पोल दूर दूर है, इस डायग्राम में नॉर्थ और साउथ को पास पास ले आए हैं, ठीक है। तो क्या हो रहा है, यहाँ पे जब नॉर्थ पोल यहाँ पड़ा है तो ये स्ट्रॉन्ग फील्ड का रीजन है, यहाँ पर ये स्ट्रॉन्ग फील्ड का रीजन है। बट आपका मटेरियल कहाँ है, ये बीच में आ गया, वो वीक फील्ड के रीजन में चला गया। मतलब क्या है, मतलब ये मटेरियल स्ट्रॉन्ग फील्ड से भाग रहा है। ये रिपल्शन को शो कर रहा है डायग्राम, ठीक है। जब वो सेंटर में इकट्ठा हो गया जहाँ पे वीक फील्ड है, मतलब यहाँ रिपल्शन हो रही है। अगर आप पोल्स को पास पास ले जाओ, जैसे कि नीचे वाले डायग्राम में कर दिया हमने, तो अब बीच में से मटेरियल ख़त्म हो गया, हट गया, और साइडों पे ज़्यादा इकट्ठा हो गया, मतलब अभी भी वो वीक फील्ड में गया। अब स्ट्रॉन्ग फील्ड कहाँ है, सेंटर में। तो सेंटर में स्ट्रॉन्ग फील्ड होने के कारण यहाँ पे कम है मटेरियल, साइडों पे ज़्यादा है, ये भी रिपल्शन को शो करता है। तो ये दोनों डायग्राम रिपल्शन को शो करते हैं। ये डायामैग्नेटिक का केस है। ये दोनों डायग्राम अट्रैक्शन को शो कर रहे हैं। कैसे, देखो स्ट्रॉन्ग फील्ड में सेंटर में इकट्ठा हो गया मटेरियल सारा, इस जैसे वहाँ वीक फील्ड में इकट्ठा हुआ था, यहाँ स्ट्रॉन्ग फील्ड में इकट्ठा हो गया, मतलब यहाँ अट्रैक्ट हो रहा है स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरफ। जब आपने दूर दूर रखे पोल तो इधर इकट्ठा हो गया, तो यहाँ अट्रैक्शन हो रही है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है सारा। तो ये कौन सा मटेरियल हो गया, पैरा। फेरो के केस में भी सेम कुछ ऐसा ही होगा, बट ज़्यादा स्ट्रॉन्गली होगा। देखो ये कितना ज़्यादा पीक सी बनाई है ना, मतलब बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो गया सेंटर में यहाँ पे। तो ये फेरो है। तो ये डायग्राम अच्छे से तीनों केस में वॉच क्लास वाले डायग्राम याद रखने हैं। अब ऐसे ही अगर हमारे पास एक बार मैग्नेट की फॉर्म में है, बार की शेप में है ये, तो अगर डायामैग्नेटिक है ना, तो डायामैग्नेटिक केस में इट बिकम्स परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है तो जो आपकी बार है वो उसके परपेंडिकुलर ऐसे आ जाएगी। और अगर आपके पास पैरा है या फेरो है तो दे इन दैट केस इट अलाइंस अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। देखो ना मैग्नेटिक फील्ड किधर होती है, मैग्नेटिक फील्ड हमेशा बनती है इधर, साउथ से नॉर्थ, और हमारी जो बार भी है वो उसके अलॉन्ग ही लग गई है ना, तो ये उधर अलाइन हो गई है। तो ये इसका मतलब है। तो ये पढ़ लेना अच्छे से, मैं पढ़ लेता हूँ। सो इस केस में डाया के केस में इट बिकम्स परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। पैरा के केस में इफ देयर इज स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड इन बिटवीन द पोल्स द रॉड बिकम्स पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड। इधर वीक फील्ड भी हो कहता तब भी द पोल्स द वीक मैग्नेटिक फील्ड बिटवीन मैग्नेटिक पोल्स कैन मेड द रॉड पैरेलल टू फील्ड डायरेक्शन। तो इसमें वीक फील्ड के केस में भी ऐसा हो जाएगा। अब इनके एग्जांपल्स याद रखनी है ये सारी। डाया में कौन कौन से आते हैं, पैरा में कौन कौन से मटेरियल्स आते हैं, और फेरो में ना आयरन, निकल, कोबाल्ट तो पक्का आते हैं, ये याद रखना है। तीन बड़े ज़रूरी हैं। डाया में कॉपर याद रखना, बिस्मथ याद रखना। पैरा में सोडियम याद रखना, मैग्नीशियम, मैंगनीज़, एल्युमिनियम, पोटेशियम, ये ऐसे याद रख लेना, ये सारे आते हैं। तो बस ये प्रॉपर्टीज़ हैं जो अच्छे से करनी थी। अब एक ना फिनोमेना होता है मैग्नेटिक हिस्टेरेसिस। तो ये होता है हिस्टेरेसिस में क्या होता है, अगर हम H वर्सेस B का ग्राफ बनाएं, H है मैग्नेटाइजिंग फोर्स जो हमने बाहर से लगाई है, B उसके अंदर जो टोटल फील्ड सेटअप हुई है वो है। तो अभी हमने देखा था फेरो के केस में ग्राफ ऐसा बनता है, अभी हमने ये ग्राफ इतना इतना देखा था पीछे, है ना। ये नॉन लीनियर बनेगा, कर्व बनेगी, ऐसा बनेगा। अब कहता है अगर हम H को रिड्यूस करना शुरू कर दें, देखो हमने ऐसे बना दिया, यहाँ तक आ गए। अगर हम H को डिक्रीज़ करना शुरू कर दें ना, तो ये ग्राफ ऐसे वापस नहीं आता। कहाँ जाता है ये पहले ऐसे गया, फिर उसके बाद थोड़ा ऊपर रह जाता है ऐसे, फिर इधर से ऐसे बन जाता है। तो इस तरह से ये ना लूप सी बना देता है। इस लूप को बोलते हैं हिस्टेरेसिस लूप। इसमें हमेशा एनर्जी का लॉस होता है। तो इसमें मेन आपको ये याद रखना है कि दो तरह के फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं, एक सॉफ्ट होते हैं और एक हार्ड होते हैं। तो सॉफ्ट मटेरियल्स वो होते हैं जिनको आसानी से मैग्नेटाइज या डीमैग्नेटाइज कर सकें, हार्ड वो होते हैं जिनको आसानी से मैग्नेटाइज या डीमैग्नेटाइज ना कर पाएँ। तो इनकी ना कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है, रिटेंटिविटी, कोएर्सिविटी और हिस्टेरेसिस, ये तीन, हिस्टेरेसिस लॉस। तो इस सॉफ्ट में रिटेंटिविटी भी कम होती है। रिटेंटिविटी होता है कितनी मैग्नेटिक फील्ड अंदर बच गई। जैसे मान लो आयरन का पीस है, उसको मैग्नेट के पास रखा, मैग्नेट बन गया, अब कितना ज़्यादा उसके अंदर मैग्नेटिज्म बच गया, वो उसकी रिटेंटिविटी है। तो रिटेंटिविटी लो होगी अगर। कोएर्सिविटी होता है कि उसको दोबारा से डीमैग्नेटाइज करने में आपको बाहर से कितना एच लगाना पड़ेगा ऑपोजिट डायरेक्शन में, ये भी लो होता है। मतलब उनको डीमैग्नेटाइज करना आसान होता है सॉफ्ट मटेरियल्स को, पहले मैग्नेटाइज करा आपने, फिर उसको डीमैग्नेटाइज भी करना है, तो वो आसान होता है। और फिर हिस्टेरेसिस लॉस भी स्मॉल होता है। तो आपको याद क्या रखना है कि सॉफ्ट मैग्नेटिक मटीरियल्स इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, ट्रांसफार्मर की कोर्स बनाने में यूज़ होते हैं। हार्ड मैग्नेटिक मटीरियल्स में सब कुछ हाई होता है, रिटेंटिविटी भी हाई है, कोएर्सिविटी भी हाई है,
और हिस्टैरिसीस लॉस भी बहुत ज़्यादा है। तो ये वाले मटेरियल्स होते हैं परमानेंट मैग्नेट्स को बनाने में यूज़ होते हैं, फॉर एग्जांपल स्टील और अनलिको। तो ये वाला जो एक पैराग्राफ है ना, इस पे भी पैसेज टाइप क्वेश्चन बन सकता है या शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन बन सकता है। ये डेफिनेशन साथ में एक बार पढ़ लेना। अभी मैं ना सिर्फ रिवाइज़ करा रहा हूँ कि आप लोगों को प्रिपेयर कैसे करना है। इनके फुल लेक्चर जब मैं रिकॉर्ड करके डालूंगा ना चैनल पे, तो उसमें एक एक चीज़ को बहुत डिटेल में समझा जाएगा। लेकिन अभी जो एग्ज़ाम्स आ रहे हैं इसलिए फटाफट रिवीजन हो रही है, रिवीजन क्लास है ये, याद रखना। ओके, अब जैसे मान लो आपके पास इस तरह के 3 ग्राफ्स आ गए, इसमें से सॉफ्ट वाला कौन सा है मटेरियल? तो ये सबसे सॉफ्ट है, जिसका हिस्टैरिसीस एरिया कम है ना, ये सबसे सॉफ्ट है। ये हार्ड है क्योंकि इसको मैग्नेटाइज करना भी डिफ़िकल्ट है, डीमैग्नेटाइज करने के लिए भी जो हमारी एच है वो ज़्यादा लगेगी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो इस पैराग्राफ को पढ़ लेना, ये 2 क्वेश्चन भी आप पढ़ लें। हाँ, अब ये सेकंड लास्ट डेरिवेशन है। इसमें हमें प्रूव करना है कि एक सोलेनॉइड जो हमने पीछे पढ़ा था वो एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, और ऐसा भी बोल सकते हैं कि एक बार मैग्नेट सोलेनॉइड की तरह। बेसिकली हम सोलेनॉइड लेंगे, सोलेनॉइड का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो फाइंड करेंगे, और हम देखेंगे कि जो हमने पीछे बार मैग्नेट की फील्ड निकाली थी उससे कंपेयर करेंगे कि वैसा बन सकता है। तो पहले इस पैराग्राफ में तो ये लिखा हुआ है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स हैं सोलेनॉइड की वो, और जो बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है वो एक जैसी होती है तकरीबन। ठीक है, उसके अंदर फील्ड स्ट्रॉन्ग होती है यहाँ पे इस रीजन में, बार मैग्नेट के भी यहाँ पे फील्ड स्ट्रॉन्ग होती है, बाहर वीक होती है, यहाँ पे वीक होती है, इसमें भी यहाँ बाहर वीक होती है फील्ड। ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे के इक्विवेलेंट हैं, ये हमें प्रूव करना है। उसके लिए हमने ये डेरिवेशन करनी है। ये डेरिवेशन सीबीएसई में तो डायरेक्टली आ जाती है, पीएसईबी में कम आती है। तो इसमें क्या होता है, आपने एक सोलेनॉइड माना, ये आपके सामने है, इसमें बहुत सारी टर्न्स हैं। हमने एक स्मॉल पोर्शन मान लिया इसका सेंटर से एक्स डिस्टेंस पे, ये एक्स डिस्टेंस मान लिया सेंटर से, और इसकी जो विड्थ है वो हमने dx मान ली। ठीक है, अब टोटल लेंथ इसकी 2l माननी पड़ेगी बार मैग्नेट वाली, ताकि उसके जैसा आंसर आ जाए। और यहाँ पर हमारा ऑब्जर्वेशन पॉइंट है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस भी l है, ये वाला डिस्टेंस भी l है, टोटल लेंथ 2l हो गई। ऑब्जर्वेशन पॉइंट का डिस्टेंस मिड पॉइंट से लेना है यहाँ से, ये वाला, वो स्मॉल आ रहा है। ठीक है, तो ये पहले डायग्राम बना लेना है। a इसकी रेडियस है जैसे कि यहाँ शो हो रहा है, 2l लेंथ है, स्मॉल n है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। स्मॉल n को अगर निकालना है तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ये इसके बराबर है। और I करंट थ्रू द सोलेनॉइड है, I इसमें से करंट जा रहा है, जो यहाँ पर एक ही जगह शो कर रहा है, बट बहुत सारी टर्न्स ऐसे हैं तो हर किसी में करंट I है। ठीक है, अब जब आपने यहाँ पर P पॉइंट मान लिया, उस P पॉइंट पर अगर आप मैग्नेटिक फील्ड लिखना चाहते हैं इस छोटी सी रिंग की जो मैंने यहाँ मानी है, तो यहाँ पर हमारा जो सर्कुलर रूप वाला रिजल्ट हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, ये एक्सियल लाइन पर उसकी मैग्नेटिक फील्ड, वो हम यूज़ कर सकते हैं। तो वो फॉर्मूला पहले आपको याद करना पड़ेगा, ये वाला। ठीक है, तो ये फॉर्मूला क्या होता है, म्यू नॉट आई ए स्क्वायर इंटू टोटल नंबर ऑफ टर्न्स एन। मैं यहाँ लिख देता हूँ पहले ईजी वाली फॉर्म, रेडियस का स्क्वायर टोटल नंबर ऑफ टर्न्स एन अपॉन 2 इंटू रेडियस स्क्वायर प्लस डिस्टेंस स्क्वायर पावर 3/2। ये फॉर्मूला पढ़ा था हमने पीछे। ठीक है, अब रेडियस स्क्वायर की जगह ए स्क्वायर एज इट इज़ आएगा, एन की जगह एन डी एक्स आएगा, क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ एन है, छोटा एन है ना। तो अगर आपको टोटल नंबर ऑफ टर्न्स एन निकालना है तो उस स्मॉल एन को डी एक्स जो इसकी विड्थ है डी एक्स उससे मल्टीप्लाई, तो इस पोर्शन में कितनी टर्न्स है वो पता चल जाएगा। तो एन की जगह हमने एन डी एक्स पुट कर दिया, यहाँ पे एन डी एक्स ये वाला, नीचे 2 एज इट इज़। अब x क्या होता है, x ना ये डिस्टेंस होता है, जैसे ये लूप है यहाँ से ये डिस्टेंस होता है x। तो इस केस में हमारे पास x की जगह क्या है, देखो आपकी लूप यहाँ पे पड़ी हुई है ये वाली। ठीक है, और ये डिस्टेंस ब्लू वाला वो आपको चाहिए, ये ब्लू डिस्टेंस। ध्यान से देखो ये ब्लू डिस्टेंस क्या लिया हुआ है हमने, ये हमारे पास टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक r था ना, ये टोटल r है हमारे पास, और ये x है इतना इतना। तो इस r में से इस x को माइनस करोगे तो ये ब्लू वाला डिस्टेंस आ जाएगा, विच इज़ r माइनस एक्स। मैं यहीं पे लिख देता हूँ ब्लू कलर से क्योंकि वहाँ चाहिए, तो ये r माइनस एक्स है। ठीक है, ये डिस्टेंस का स्क्वायर है नीचे यहाँ पे, r माइनस एक्स का स्क्वायर। तो सबसे पहले ये एक फॉर्मूला लिख लेना। अब उसके बाद ना बड़ा आसान है, क्योंकि यहाँ पर हमने ये मानना है कि हमारा जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट है वो दूर है, लेंथ भी छोटी है, r इज़ ग्रेटर देन l, और ऑल्सो r इज़ वेरी लार्ज एज़ कम्पेयर टू रेडियस। मतलब हम यहाँ पर छोटा l और रेडियस दोनों को निगलेक्ट कर देंगे। अब जो लेंथ है अगर आप उसको निगलेक्ट कर रहे हो तो फिर आप x को निगलेक्ट कर दोगे, तो हम x को भी 0 पुट कर देंगे यहाँ पे पहली बात, और हम नीचे जो a स्क्वायर है उसको भी 0 पुट कर देंगे।
तो ये बन जाएगा सिंपल। ये देखो, इसमें आपने इसको 0 पुट कर दिया x को, और साथ में a को 0 पुट, तो r का स्क्वायर आया, वो स्क्वायर यहाँ 2 से कटा 3 बचा, तो नीचे r³ बचेगा। ठीक है, बाकी ऊपर वाला फैक्टर तो वही है हमारा। तो ये dB है द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल लूप जो हमने मानी है। अब टोटल फील्ड निकालने के लिए इसको इंटीग्रेट करना है -L to L, तो जस्ट आपने इंटीग्रेशन का साइन लगाया, यहाँ पर NdX है हमारे पास। ठीक है, ये वही NdX है, और इसमें अब देखो क्या क्या चीज़ें कांस्टेंट्स हैं, सारे ही कांस्टेंट्स हैं, बस अंदर dx ही बचेगा। dx की इंटीग्रेशन x आएगी, लिमिट्स पुट करोगे L+L आएगा, सॉल्व करोगे ये आ जाएगा। अब इसमें डिवाइडिंग एंड मल्टीप्लाई बाय 2π, वो हमने फॉर्म बनानी है, इसलिए 2π से करा तो नीचे μ0/4π, ऊपर भी 2π से करा, 2 अलग कर दिया, पाई अलग कर दिया। अब पाई इंटू एरिया का स्क्वायर, पाई ये स्क्वायर, ये एरिया बन गया ना हमारा। पर एरिया इंटू करंट, ये करंट इंटू एरिया, ये इसको हमने कैपिटल M पुट कर दिया। और ये जो है 2Ln, ये टोटल नंबर ऑफ टर्न्स हैं, उसका आप n लगा सकते हो यहाँ पे। ठीक है, तो वो भी उसी में चला जाएगा। टोटल नंबर ऑफ टर्न्स को अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे ना करंट के साथ, तो वो m में चला जाएगा। तो बस हमारा ये जो रिज़ल्ट है, ये वही रिज़ल्ट है जो हमने एक्सियल लाइन ऑफ बार मैग्नेट पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करी थी। तो ये इतनी सी डेरिवेशन है, मैंने बताया हुआ है कि हमने 2NL इंटू करंट इंटू पाई ये स्क्वायर को M पुट करा है। ठीक है, तो आप ये डेरिवेशन अच्छे से याद कर लेना। फिर लास्ट है टेरेस्ट्रियल मैग्नेटिक फील्ड और अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। तो हमारी जो अर्थ है, इट इज़ नेचुरल सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इसके अंदर हम ऐसा इमेजिन कर सकते हैं कि एक परमानेंट मैग्नेट इसके एक्सिस के अलॉन्ग पड़ा हुआ है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं इसकी कुछ इस तरह से हैं, मैं दिखाता हूँ डायग्राम। ये हमारे पास डायग्राम है, तो मेन पॉइंट देख लो। ये हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये हमारी अर्थ है। इससे कुछ एंगल पे एक और एक्सिस है, मैग्नेटिक एक्सिस बोलते हैं उसको। वो एंगल कितना है? 11.5 डिग्री। ये डायग्राम बनाना पड़ेगा अगर पूछा गया तो। अब एक इक्वेटर होती है अर्थ की, ये वाली, इसको बोलते हैं ज्योमेट्रिक जियोग्राफिक इक्वेटर। और एक इस मैग्नेट के परपेंडिकुलर ऐसे इक्वेटर बनाई जा सकती है, इट इज़ कॉल्ड जियोमैग्नेटिक इक्वेटर। यहाँ लिखा हुआ है जियोमैग्नेटिक इक्वेटर। और इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बना देंगे जो अर्थ के एक्चुअल वाले नॉर्थ पोल से अंदर जा रही हैं। ठीक है, ऐसे देखो, नॉर्थ पोल के अंदर, ये अर्थ का जो जियोग्राफिक नॉर्थ पोल है उसके अंदर जा रही हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, और साउथ पोल से बाहर आ रही हैं। तो इसका मतलब इसके अंदर जो मैग्नेट हम इमेजिन करेंगे वो उल्टा करेंगे, क्योंकि वैसे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से बाहर आती हैं, ऐसे नॉर्थ से बाहर आती हैं, और जाती कहाँ है? साउथ के अंदर जाती हैं। तो जिसके अंदर जो आप मैग्नेट इमेजिन करोगे, एक बड़ा सा ह्यूज बार मैग्नेट, उसका नॉर्थ जो होगा वो अर्थ के साउथ की तरफ बनाना है, और उसका साउथ अर्थ के नॉर्थ की तरफ बनाना है। और इसमें जो मेन चीज़ें हैं वो मैं बता रहा हूँ कि अर्थ के अंदर 2 एक्सिस होते हैं, एक एक्सिस ऑफ रोटेशन और दूसरा एक्सिस ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल। उनमें 11.5 डिग्री का एंगल होता है। जो नॉर्थ पोल है उस इमेजिनरी मैग्नेट का, इट इज़ टुवर्ड जियोग्राफिक साउथ, और जो साउथ पोल है इट इज़ टुवर्ड जियोग्राफिक नॉर्थ, जैसे मैंने बताया। इसकी भी डाइपोल मोमेंट होती है, तो इसकी डाइपोल मोमेंट होती है 8 × 10⁻22 जूल पर टेस्ला। ये एक्सिस के बारे में थोड़ा पढ़ना है, पढ़ लें, तो डायग्राम देख लेना बहुत है। इसके बाद जो आपको ध्यान देना है वो है स्ट्रेंथ कितनी होती है। तो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ होती है बहुत कम, 10⁻⁻5 टेस्ला। ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में यूज़ होगा। फॉर एग्जांपल दिल्ली में इसकी स्ट्रेंथ होती है 0.35 10⁻⁻4 टेस्ला। इसको आप 0.35 गॉस बोल सकते हो, क्योंकि 10⁻⁻4 टेस्ला 1 गॉस होता है। और इसके बाद मैग्नेटिक फील्ड जो है अर्थ की, वो चेंज होती रहती है इन बोथ मैग्नीट्यूड डायरेक्शंस। ठीक है, जैसे जैसे टाइम पास होता है। तो ये हमें पता चला है कि बहुत लंबे टाइम बाद, जैसे कि 10 साल बाद, उसमें कुछ नोटिसेबल चेंजेस आते हैं। इट इज़ ऑल्सो फाउंड दैट जो मैग्नेटिक फील्ड है दैट में रिवर्स द डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाती है। कितनी देर बाद? बहुत ज़्यादा सालों के बाद, जैसे 7.6 10⁻7 ईयर्स के बाद एक बार मैग्नेटिक फील्ड पूरा का पूरा रिवर्सल कर लेती है। तो ये इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपने यहाँ से पढ़नी है। कॉज क्या है? देखो, इसका जो कॉज है अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का, वो क्या होता है कि अर्थ की जो कोर है उसके अंदर मोल्टन मेटल्स होती हैं। तो मोल्टन मेटल्स में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो वो जैसे हमारी अर्थ पूरी घूमती है तो उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दे प्रोड्यूस सर्कुलेटिंग करंट्स। देखो, मैग्नेटिक फील्ड का कॉज हमेशा करंट ही होता है। मैग्नेटिक फील्ड अगर कहीं पर होगी तो मतलब वहाँ पर करंट होगा या चार्जेस का फ्लो होगा। तो अर्थ के कोर के अंदर जो चार्जेस हैं रोटेशन के कारण वो घूमते रहते हैं, जिस वजह से मैग्नेटिक फील्ड बनती है। इतना सही है, तो इसको अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, तो यहाँ पर
एक और कॉज है द आउटर लेयर ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर, है ना, अर्थ की जो बाहर वाली लेयर है एटमॉस्फेयर की, उसमें भी कहता है आयोनाइज्ड गैसेज होती हैं। तो वो आयोनाइज्ड गैसेज में इलेक्ट्रॉन्स होंगे, आयंस होंगे, तो वो भी चार्ज पार्टिकल्स हैं, वो अर्थ के साथ साथ ही घूमती हैं गैसेज। तो उस वजह से भी थोड़ी सी मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक करंट सेटअप होते हैं और मैग्नेटिक फील्ड सेटअप होती है। तो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के बारे में PSCB वाले बच्चों के लिए इतना सा ही है। तो इस चैप्टर में मेन बार मैग्नेट की इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड ऑन एक्सियल लाइन, इक्वेटोरियल लाइन, टॉर्क ऑन ए बार मैग्नेट, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड, 4 टॉपिक ये छोटे छोटे। फिर डाया पैरा फेरो की प्रॉपर्टीज़ और एक अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड, ये सारे कर लेना। बार मैग्नेट एज ए इक्विवेलेंट सोलेनॉइड अगर टाइम मिले तो कर लेना, नहीं तो छोड़ देना, ठीक है। तो ये टॉपिक यहाँ पर हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर बताइए कमेंट सेक्शन में कौन सा चाहिए। कुछ बच्चे रे ऑप्टिक्स बोल रहे हैं, रे ऑप्टिक्स करना है तो बता दीजिए, हम कर लेंगे, ठीक है। सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।